बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, कुछ नई स्टोरीज़, कुछ नई ख़बरें इस रवां हफ़्ते में जिस अंदाज़ से हमारे सामने आई हैं, उस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। जो हर बार की तरह मैं किसी न किसी ख़बर को लेकर इस पर अपना तज्ज़िया देने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप भी इस पर अपनी राय का इज़हार करें और मुझे बताएँ कि कहाँ मैं सही था और कहाँ मैं गलत था, कहाँ हम और बेहतरी ला सकते हैं हमारे इस तज्ज़िये में और हमारी सोच में। तो नाज़रीन किराम, आज की कुछ ख़बरों में सबसे पहली ख़बर और बड़ी रूह अफ़ज़ा और अफ़सोसनाक ख़बर, गो के पाकिस्तान में अफ़सोसनाक ख़बरें जो है वो आए दिन हर हफ़्ते ही मैं और आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी अफ़सोसनाक ख़बर इस एतबार से है कि एक ही शोबा है जिसमें हम चाहें या हम समझें कि हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। आप शायद समझ गए होंगे अब मेरी बात को। एक शोबा ऐसा था जिस पे हमें बढ़तरी थी अमेरिका में, मैं समझता हूँ उन तमाम शोबों में लेके, वो थी क्रिकेट की। लेकिन बदकिस्मती से हम इस मर्तबा इस बढ़तरी को भी खो बैठे। अमेरिका नो वारिद नो मौलूद, न्यू बोर्न बेबी इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसने पाकिस्तान को जो है वो एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद, लेकिन मैं कहूँगा कि ये मुकाबला सनसनीखेज़ नहीं था बल्कि चारों शाने चित कर दिया अमेरिका ने इस जो है इस मुकाबले में। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का पहला मैच, और पहले मैच में इस किस्म की मैं कहूँगा इबरतनाक शिकस्त आगे क्या राहें मुतय्यन करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वर्ल्ड कप में, इस ICC T20 वर्ल्ड कप में 2024 जो अमेरिका में हो रहा है। देखना होगा, हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि पाकिस्तान की डायरेक्शंस क्या हैं, कहाँ गई वो सारी ट्रेनिंग, कहाँ गया वो सारा टीम वर्क, कहाँ गया वो टीम बिल्डिंग जो ग्राउंड पे होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। कुछ लोगों ने फैसलों पर नुक्ताचीनी की, कुछ लोगों ने एम्पायरिंग पर अपनी उंगलियां उठाईं, कुछ लोगों ने गलत फैसलों को, मुखालिफ टीम के गलत फैसलों को, कुछ लोगों ने इन्वायरमेंट को, और कुछ लोगों ने क्योंकि पहला मैच था इसको नुक्ता आगाज़ बनाकर कई बातें की हैं। लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो ये है कि 159 रन का टारगेट चेस करना था, ये इट्सेल्फ बहुत कम था। USA की टीम के मुकाबले में पाकिस्तान का ये जो 20 ओवर का टारगेट था ये बहुत कम रहा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। कम से कम 180 रन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, बल्कि कुछ लोग तो एक दिन पहले की जो प्रेडिक्शन थी, जो पेशन गोइयाँ थी, जो ग्राउंड की और विकेट की सूरत हाल को बता रहे थे, उनका कहना था कि 200 रन से ज़ायद पाकिस्तान बनाएगा अगर पहली बैटिंग पाकिस्तान की आती है। लेकिन बदकिस्मती से पहली बैटिंग भी आई, लेकिन पाकिस्तान 159 रन पर मुहीत हो गया और रुक गया। 159 रन T20 में कोई बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होते, लेकिन मुखालिफ टीम USA थी जो गालिबन पहली मरतबा पाकिस्तान के सामने किसी बड़े मुकाबले में आमने सामने थी। तो ये बड़ा एडवांटेज था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान USA की टीम को बड़ी आसानी से दबोच सकता है, उसे पकड़ सकता है, उसे रोक सकता है इस 159 से काफ़ी पहले। लेकिन वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने शायद वो कारकर्दगी पेश नहीं की जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और बे दर पे बैट्समैन आते रहे। और आप ये हैरान होंगे कि USA की विकटें कम गिरी हैं, पाकिस्तान की उनसे ज़्यादा गिरी थी। इट मीन्स कि पाकिस्तान की बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स जो इस मैच का हिस्सा थे, पाकिस्तान की टीम का पार्ट थे, वो नहीं चल पाए। और हुआ ये कि आखिरी बॉल पर बाउंड्री के साथ ये मैच बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म हुआ। लेकिन T20 का रूल है कि यहाँ पर पॉइंट की तकसीम के बजाय फ़ैसला दरकार होता है, तो वही फ़ैसले के लिए फिर सुपर ओवर की तरफ ले जाया गया इस मैच को। सुपर ओवर जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें स्ट्रैटेजी इंटायरली डिफरेंट होती है उस पूरे मैच से जो कि मैच में इख्तियार की जाती है कैप्टन की जानिब से ख़ास तौर पे। यहाँ भी बड़ा ही मुश्किल तरीन मरहला, और पहले बॉलिंग आमिर को दी गई, और वही हुआ जिसका डर था कि वाइड बॉल्स भी हुई, कुछ रन्स भी बने उन्हीं वाइड बॉल्स पर, और 19 कमोपेश 18-19 रन का एक टारगेट पाकिस्तान के लिए सेट करना पड़ा। फिर बैटिंग में भी वही ओपनिंग जोड़ी के बजाय कुछ और नया तजर्बा किया जाता, कुछ और
आगे बढ़कर फ्रंट लाइन पे आके कुछ जो है वो अटैकिंग मोड में दिखता हुआ नज़र आता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है बड़ी अनफॉर्चुनेट, यानी कि ये मैं कहूँगा कि इस हफ्ते की सबसे बुरी खबर थी क्रिकेट के चाहने वालों के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए पाकिस्तान में। और क्रिकेट का क्रेज़ तो आप और हम समझते हैं, एक वो शोबा जिसकी मैंने पहले आगाज़ में कहा कि ये वो शोबा जिसमें हम अमेरिका से बढ़तरी हासिल किए हुए थे। कमोबेश बाकी दुनिया के तमाम शोबों में तो हो सकता है कि हम अमेरिका से कुछ पीछे हों या ज़्यादा पीछे हों, लेकिन ये वो शोबा था जिसमें हम समझ सकते थे कि हम अमेरिका से आगे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि इसमें भी हम अपना जो है वो मॉरल डाउन कर बैठे। और एक बड़ी बुरी खबर क्रिकेट हिस्ट्री की, मैं कहूँगा कि बुरी खबर पाकिस्तान को सुनने की मिली कि पहले ही इफ्तिताही पाकिस्तान के अपने इफ्तिताही मैच में यूएसए ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और ये यूएसए की बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखिएगा आगे आने वाले मुकाबलों में आपको नज़र आएगा, हार और जीत अपनी जगह है, खेल में एक जीतता है एक हारता है, लेकिन जिस अंदाज से यूएसए ने इस टूर्नामेंट में आगाज़ किया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को, वर्ल्ड चैम्पियन टीम को जो है वो शिकस्त दी है, इनका मॉरल इतना हाई हो जाएगा कि शायद मुझे और आपको यूएसए को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये आप देखिएगा आइंदा आने वाले मुकाबलों में आपको यूएसए की परफॉर्मेंस ही साबित करके बताएगी। मैंने फिर कहा कि हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन यूएसए का जिस अंदाज से आगाज़ हुआ है, जितना पुरएतमाद और जैसे इनके हौसले बुलंद हुए हैं इस पहली बड़ी जीत से, इसके बारे में कुछ कहना यकीनी तौर पर ऐसा ही है कि आप एक दिखती हुई चीज़ को जो है वो ज़ेर नज़र ना लाएं, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा कि आने वाले दिनों में यूएसए की टीम कहाँ ले जाने जा रही है इस टूर्नामेंट को और अपनी परफॉर्मेंस को। कल होने जा रहा है जी एक और बड़ा मैच इसी टूर्नामेंट का, T20 का, पाकिस्तान और इंडिया का, जिसका इंतज़ार सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट शायकीन को नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया में। आप हैरान होंगे कि ये सुनने में आ रहा है, मतलब ये बावसूख ज़राए से सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के टिकट अब तक तारीख के सबसे महंगे तरीन टिकटों में से एक है। क्रिकेट की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि T20 में अमेरिका में बिकने वाले पाकिस्तान और इंडिया के टिकट जो हैं वो महंगे तरीन टिकट हैं, यानी कि हज़ारों डॉलर्स की बात सुनने में आ रही है। मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। वहाँ पे बावसूख ज़राए जो वहाँ अमेरिका में इस टूर्नामेंट को देखेंगे या जो इस अमेरिका में इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इस मैच को कवर कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वो हैरान है कि 10 से 12 हज़ार डॉलर में भी टिकट बिका है वहाँ पे। और 10-12 हज़ार डॉलर्स को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 25-30 लाख रुपए बन रहा है। क्या ये एक मैच का टिकट इस लेवल तक जा सकता है? बज़ाहिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें कुछ फेक न्यूज़ भी होंगी, लेकिन जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, इसी अंदाज से हुआ है। बहुत बड़ा मैच है जी। और इस मैच से पहले पाकिस्तानियों को जो खबर मिली कि इतना महंगा टिकट भी ख़रीदना है और पाकिस्तान यूएसए का मुकाबला नहीं कर पाया है, तो अब भारत का मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन मुझे ये न जाने क्यों ऐसी उम्मीद हो चली है कि इस हार से पाकिस्तान कुछ सीखने की कोशिश करेगा, अपने आप को कुछ मज़ीद स्ट्रीमलाइन करेगा, और ये हार जो है पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ थोड़ा सा और मोटिवेट करेगी। वो इस अंदाज से कि भारत हमारा रिवायती हरीफ है, गो के ऑन पेपर देखें, पास हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें, रिसेंटली जो भारत जहाँ जहाँ खेलता रहा और पाकिस्तान जहाँ जहाँ खेलता रहा, इंटरनेशनल टूर्स की बात करूँ या अपने ममालिक के अंदर, वहाँ पर अगर इन तमाम कैलकुलेशंस को मैं जमा करूँ तो भारत कई गुना पाकिस्तान से आगे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान हालिया इंग्लैंड की सीरीज़ में भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पाया, जो कि ये इस टूर्नामेंट से बिल्कुल कबल हमने आखिरी सीरीज़ देखी पाकिस्तान की। तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ खेलना, पाकिस्तान का जो पैशन और जो जोश, जो जुनून नज़र आता है, ये इस बार मुझे बता रहा है कि शायद हार और जीत, मैंने फिर कहा हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एक अच्छा और प्रॉमिसिंग खेल जो है वो हम पाकिस्तान की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा ही कुछ इस मैच में भी नज़र आएगा। और अगर मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस मैच में, ये मेरी राय है, पाकिस्तान इस मैच में कमोबेश हार और जीत से हटकर अगर जीत के साथ आगे बढ़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में का ये सबसे बड़ा मैच जीतकर पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल करेगा। और फिर हमें अगर कल का मैच पाकिस्तान जीतता है तो फिर मुझे पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान कल बुरी हार जो है वो बुरे तरीके से हारता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान का
इस टूर्नामेंट में कदम रखना, क्योंकि पहले यूएसए से शिकस्त और फिर अपने रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुझे लगता है कि बड़ा डीमोरलाइज हो जाएगा। और उस वक्त फिर जिस अंदाज से हमारा सोशल मीडिया ट्रोलिंग करता है, इसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम का दोबारा से अपने अपने पैरों पर खड़ा होना। लेट्स सी, पाकिस्तान की रिवायत बहरहाल ये रही है कि आगाज़ कुछ बहुत अच्छा नहीं होता किसी टूर्नामेंट का, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान दोबारा से कमबैक करता है। और इसके बाद देखा यही गया है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी 1992 में इमरान खान की क़यादत में इसी अंदाज से जीता था कि आगाज़ तो कोई बहुत अच्छा नहीं था, टीम भी शायद उस वक्त इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, कुछ खिलाड़ी जो है वो मेन खिलाड़ी वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन लीडरशिप ने उस टूर्नामेंट को जितवाया और पाकिस्तानियों की दुआओं ने ख़ास तौर पे। तो अब इस बार क्या देखते हैं मैं और आप कि इस टूर्नामेंट में आने वाले दिनों में किस अंदाज से ये कहानी आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच ये साबित करेगा पाकिस्तान के आगे की कारकर्दगी को। लेकिन अगर मैं एक बार फिर कहूँ कि पाकिस्तान अगर इस मैच में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ठीक से बहुत क्लोज मार्जिन के साथ हारता है, अच्छा खेल करके हारता है, फिर भी टूर्नामेंट में अपने पैर जमाने में कामयाब हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब हुआ तो टूर्नामेंट में अभी भी इसके लिए जगह बाकी रहेगी। नाज़रीन, टूर्नामेंट से पहले की अगर ट्रेनिंग्स की बात करें पाकिस्तान की टीम की, बिसाइड्स के रिज़ल्ट क्या आया, ये बड़ी हौसला अफजा भी रही थी। और मैं और आप समझ भी रहे थे कि जिस अंदाज से उनकी जो है वो एक फ़ौजी अंदाज में ट्रेनिंग्स हुई है, और ये ट्रेनिंग जो है ये फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए थी कि किसी फ़िटनेस जो है वो किसी भी खेल के लिए इंतहाई अहम तरीन रोल प्ले करती है। और अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है, स्पोर्ट्समैन की मैं ख़ास तौर की बात करूँ, अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो न सिर्फ ये कि आपका जिस्मानी बैलेंस जो है वो बराबर रहता है, साथ ही साथ आपका जो ज़हनी सतह जो है वो भी बुलंद रहती है। किसी भी ट्रेनिंग के अंदर, किसी भी सोच के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी ट्रेनिंग, ख़ास तौर पे मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ, सिर्फ जिस्मानी तौर पर अपने आप को फिट रखना ज़रूरी नहीं होता। ज़हनी तौर पर अपने आप को फिट रखना, सही वक्त पर सही फ़ैसले करना और नो रिस्क नो गेन। तो कुछ ऐसे रिस्क भी लिए जाते हैं, कुछ ऐसे नए तजुर्बात भी किए जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। रिवायती मक्खी पे मक्खी बिठाना जो है वो कई मरतबा जो है ये आपका तजुर्बा फेल्ड भी हो जाता है। बाबर आजम के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर भी है, और नो डाउट ये हमें फिज़िकली और टेक्निकली नज़र भी आता है कि टेक्निकली जो है वो रिस्क टेकर नहीं है। प्रॉपर जिस डायरेक्शन में या तो उनको बाहर से जो हिदायत होती हैं या वो माजी के तजुर्बात से सीखते हुए उसी ट्रैक पर चलने की कोशिश करते हैं, और जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार इस पहले मैच में यूएसए के ख़िलाफ़ भी हमने कोई नया तजुर्बा नहीं किया, उसी पुरानी फॉर्मेशन पे चलते चले गए, और ख़ास तौर पे सुपर ओवर में भी हमने कोई नया तजुर्बा नहीं किया। तो जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि पहले मैच में इतनी बड़ी शिकस्त हुई। तो बाबर आजम को अब अगले मैचेस में ख़ास तौर पे भारत के ख़िलाफ़ कुछ नए तजुर्बात से मुराद किसी नए खिलाड़ी को तो आप इंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी खिलाड़ी से कोई नया तजुर्बा ज़रूर करा सकते हैं, जैसे कि इससे पहले 92 के वर्ल्ड कप में उस वक्त के कप्तान इमरान खान ने किया। अब बाबर आजम पर यह जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के इस डीमोरलाइज सेशन के अंदर ये जो है ना, एतमाद की फ़िज़ा को दोबारा से, टीम को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए कुछ नए तजुर्बात को आजमाना होगा, और इसी मैच से शुरू करना होगी। ये डू एंड डाई मैच है। अगर पहले मैच में यूएसए से शिकस्त हुई और अगर दूसरे मैच में भारत से, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर शिकस्त हो जाती है, बुरी शिकस्त हो जाती है, तो शायद पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो इतनी महंगी टिकट्स, जिसे कहते हैं कि हज़ारों डॉलर्स के टिकट लेकर लोग बैठे हैं पाकिस्तान के मैचेस के लिए, तो फिर उनकी बद्दुआएं भी सुननी पड़ेंगी आप सबको और मुझे भी। तो मैं और आप तो यहाँ टीवी पर अपना मैच देख रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ ज़ौक़ और शौक़ के साथ, और जिनका एक कॉम्पिटिशन्स रहता है, जो दयारे गैर में पाकिस्तानी होते हैं, उनका एक नेचुरल कंपटीशन होता है अपने दीगर ममालिक के दोस्तों के साथ। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान और भारत की बात करें, जो दुनिया में हर जगह साथ साथ पाए जाते हैं, तो इस कॉम्पिटिशन्स में कौन सुरखरू होता है, गो के ये खेल है, खेल में किसी की हार किसी की जीत होती है। लेकिन इस तरीके से नाज़रीन कराम, इस तरीके की हार जो है ये बड़ा जो है वो अवाम का जो एतमाद जो है वो खो देती है, और सम टाइम बड़े जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इस खेल से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो बहरहाल
अब पाकिस्तान के हाथों में है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक बहुत भरपूर जंगी बुनियादों पर इस मैच को जीतने की कोशिश करे। जीते ना भी सही तो कम से कम इतना मुकाबला नज़र आया कि पाकिस्तानी टीम अपने एतमाद को बहाल कर चुकी है और आगे आने वाले मैचेस में कुछ कर दिखाने की पोजीशन में भी रहेगी। यहीं पर इस खबर को यहीं ख़त्म करते हैं और वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं और फिर कुछ हमारे मुल्क की सूरत हाल पर, अदालती महाज पर क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हूँ। तो वक्फे से पहले मैं पाकिस्तान की अफसोसनाक हार पर गुफ्तगू कर रहा था जो वर्ल्ड कप T20 में अपने इफ्तिताही मैच पाकिस्तान को भुगतना पड़ी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर भी कुछ बात करना बेइंतहा ज़रूरी है। सबसे पहले उन सहाफ़ियों की लिस्ट पर मैं बात करूँगा जो कि मलिक रियाज साहब की यहाँ पर अचानक वारिद हो गई है। तो वो इस बहती गंगा से किन किन लोगों ने फ़ायदा उठाया, किस अंदाज से उठाया। एक्चुअली एक तो ये कि ये बड़ी जो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें या ऐसी कोई लिस्ट, ऐसी फहरिस्त जिसमें सहाफ़ियों के नाम हैं, उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, ये बड़ी अबहाम पैदा करने वाली लिस्ट है। एक तो ये कॉन्क्रीट नहीं है, सिर्फ बहरिया टाउन का लोगो लग जाना या बहरिया टाउन के नाम के साथ अगर किसी लिस्ट का सोशल मीडिया पर गर्दिश करना इस बात की गमाज़ी तो नहीं करता कि आया ये सारे ही सहाफ़ी जो हैं वो इसमें मुलव्विस हैं। लेकिन अब तक किसी की जानिब से इसके कोई कॉन्क्रीट शक्ल में इसकी तरदीद भी नहीं आई है। ये बड़ा अहम तरीन सवाल होता है कि अगर कोई झूठी खबर, कोई फेक न्यूज़ जो है वो मुआशरे में, सोसाइटी में या कहीं सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हो तो उसकी तरदीद होती है कि आया कि मैं अगर मेरे नाम से कोई ख़बर गर्दिश कर रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कम बेश अपनी ज़बान में उसकी तरदीद ज़रूर कर दूँ। लेकिन ऐसी कोई काबिल ज़िक्र तरदीद अब तक सामने नहीं आई। कोई 19 के करीब सहाफ़ियों के उनमें नाम है और उसमें लाखों नहीं करोड़ों की जो है वो ट्रांजेक्शन्स हैं और साथ ही साथ प्लॉट्स का भी इसमें ज़िक्र है जो इटसेल्फ करोड़ों अरबों की मालियत के हैं। और किन किन लोगों ने बाकायदा नाम के साथ और कहाँ कहाँ किस अकाउंट में इन्होंने की रिसीविंग्स हुई हैं, ये तमाम चीज़ें इस पूरे लेवल का हिस्सा हैं। ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? अगर ये हकीकी है, सही लिस्ट है, तो ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई बहरिया टाउन को, या ऑफिशियली क्यों इसे अनाउंस नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ज़ीनत बना दिया गया? तो ये तो एक सवाल है ही। और लेकिन इसका जो दूरस नताइज है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं सहाफ़ियों के लिए। इस अंदाज से यानी कि एक सहाफ़त एक बड़ा जो है मोतबर और बाइज़्ज़त पेशा समझा जाता है और उसमें माजी में ऐसे कई सहाफ़ी गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाईं, जिन्होंने जो है वो सौबतें सही हैं, जिन्होंने ₹1 का फ़ायदा नहीं उठाया रियासतों के सामने या किसी भी इंडिविजुअल्स के सामने। किसी के मफाद से ज़्यादा मुल्की मफाद रियासत को और अपने कलम को और अपनी सहाफ़त को तरजीह दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हर माल बिकता है मार्केट में, इसी अंदाज से सहाफ़ी का कलम और सहाफ़ी की ख़बरें और सहाफ़ी के तज्ज़िये भी बिकना शुरू हो गए हैं। और ये इसकी ज़िंदा मिसाल 19 सहाफ़ियों की ये फ़हरिस्त थी। इसमें क्या सही है या क्या गलत है मैं इसकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर हमारी सहाफ़त जिसका काम मैं 2 शोबे ऐसे समझता हूँ जो अगर ज़िंदा और जावेद रहें और अगर आज़ादी के साथ अपना काम करते रहें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मुआशरे में तब्दीली, सोसाइटी में तब्दीली हमें नज़र आती हुई चेंज होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसमें 2 शोबे, अगर एक में सहाफ़त की बात करूँ, सहाफ़त में मीडिया भी इसी का हिस्सा है, ख्वाह वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और दूसरा जो है वो अदलिया, इंसाफ का दरवाज़ा अगर इसी तरीके से खुला रहेगा जिस अंदाज से आज कुछ हाई कोर्ट्स कर रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट भी इस पर थोड़ी सी बाजी ले जाने की कोशिश में है, तो जहां इंसाफ होता हुआ नज़र आता है वहां सोसाइटी में
तब्दीलियाँ और आगे बढ़ने की सलाहियतें भी जो है वो नज़र आना शुरू होती हैं। तो जी 19 सहाफ़ियों की लिस्ट मैंने और आपने देखी है, इसमें कहाँ तक हकीकत है आगे आने वाले दिनों में ये साबित भी हो जाएगा। एक और बुरी खबर पाकिस्तान की हार के साथ, या बार बार मैं पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान की हार का ले रहा हूँ, तो मुझे बेइंतहा अफसोस है, इसलिए मैं बार बार माज़रत के साथ वी होप सो, मुझे लगता है कि मेरे इस लेवल को आगे आने वाले दिनों में यानी कल ही पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ एक भरपूर जीत के साथ मुझे मेरी ज़बान भी कम से कम बंद करेगा, बाकी नाकदीन की तो करेगा ही। बिजली की कीमत में जी कमोबेश 8-9 रुपये का फिर इजाफा होने चला जा रहा है। आवाम पर 8-9 रुपये फ़ी यूनिट कमोबेश ऐसा नज़र आ रहा है कि आइंदा 3 सहमाइयों में मुख्तलिफ अंदाज में इस पर जो है वो होने जा रहा है। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिस अंदाज से पेट्रोल की कीमत को तो कम कर दिया गया, ये भी एक अलग कहानी थी कि पहले 15 रुपये की खबरें आईं, आपको और मुझे खुश करने के लिए लोगों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की, सुख का सांस भी लिया, दुआएं भी दी, लेकिन वही दुआएं बद्दुआओं में तब तब्दील हुई जब पता चला कि ये 15 रुपये का जो प्रैंक था, इस असल जो है वो 4 रुपये 74 पैसे का फ़र्क आया है या कमी हुई है। और अगर आप गौर से देखें 1 जनवरी से लेकर जून तक के आदाद व शुमार, तो जहां हम जनवरी में खड़े थे, बढ़ते और घटते रेट के साथ जो हर 15 दिन में जो है वो हमारी रियासत की जानिब से जो तब्दीलियां होती हैं, कभी बढ़ाए जाते हैं कभी घटाए जाते हैं, तो जनवरी से लेके अब तक यानी कि जून तक की मैं बात कर रहा हूँ, 1 रुपये की भी कमी नहीं आई है। अगर आप मुवाजना करेंगे तो हम उसी बढ़ते घटते पे अपनी गुस्से का इजहार भी करते रहे हैं, अपनी खुशियाँ भी मनाते रहे हैं, लेकिन आज हम खड़े वही हैं जहाँ जनवरी में खड़े थे कि पेट्रोल की प्राइस कम व बेश वही है जो जनवरी 2024 में थी। तो ये बढ़ने घटने का जो सिलसिला है, ये रियासतों के आदाद शुमार होते हैं। मैं और आप यानी कि आवाम उसी जगह खड़े हैं जहाँ जनवरी 2024 में खड़े थे। तो बात पेट्रोल से हटकर थोड़ा सा बिजली पे कर लेते हैं। और बिजली का जो बम है, जिस अंदाज से, एक तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि बिजली आ नहीं रही है। कई इलाक़ों में, कई गलियों में, कई इलाक़ों में, कई सोसाइटीज़ के अंदर बिजली नापैद है। यानी कि कहीं अब भी इस सूरत हाल में जहाँ गर्मी की शिद्दत इतनी ख़तरनाक रही, खुदा का शुक्र है कि पिछले 1 हफ़्ते से कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन इससे पिछला हफ़्ता तो बहुत ही ख़तरनाक था कराची वालों के लिए। उसमें भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त की है इलाक़ों ने। और अब अंदाज़ा करें कि किस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रही है कराची, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ। और फिर इतनी महंगी बिजली, एक तो बिजली का ना आना और दूसरा इतने बड़े बड़े बिलों का आ जाना, ये समझ में ना आने वाली बात है। और फिर इस पर हुकूमतें बजाय रिलीफ के और बढ़ाते चले जाएं प्राइसेस को, तो ये आवाम की कमर तो टूटनी है। और फिर जाहिर सी बात है, होगा यही कि बिजली चोरी के केसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। जब बिजली चोरी के केसेस बढ़ते हैं तो के इलेक्ट्रिक का कहना ये होता है कि जहाँ से इन्हें रिकवरी की सूरत हाल सिचुएशन वो नहीं मिलती जितनी कि बिजली वहाँ सप्लाई की जा रही है, तो फिर उन इलाक़ों में जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है। तो इन बिजली चोरी को रोकना किसका काम है? के इलेक्ट्रिक का काम है। मतलब ऐसा कैसे? और फिर के इलेक्ट्रिक जब चोरी रोकता नहीं है तो के इलेक्ट्रिक जो है वो उसका तरीका वारदात जो है, मैं ये कहूँगा, ये कई लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस के ज़रिए साबित किया है कि उनका तरीका वारदात ये है कि वो जितनी बिजली देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन्होंने पूरा स्लैब बनाए हुए हैं, उन्होंने पूरे जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ हर इलाके को, हर फीडर से कितनी बिजली जा रही है। उस फीडर पे जितने घर हैं, जो इनके लॉसेस होते हैं, लॉसेस से मुराद जो चोरी हो रही है, जो इनके अपने तारों की वजह से जो लॉसेस होते हैं या किसी भी वजह से जितनी बिजली उनके यहाँ से जा रही है, वो पूरा बिल उनको आ जाता है किसी न किसी सूरत में। तो होता ये है कि कुछ लोग तो भर नहीं रहे, और कुछ लोग जो भर रहे हैं, ये सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज और ये बहुत सारी चीज़ें जो इस किस्म की घुमा फिरा के जो आपको या मुझे बताई जाती हैं, के इलेक्ट्रिक हर सूरत में अपने बिल पूरे ले लेता है, इन सरचार्जेस की सूरत में, इन टैक्सेस की सूरत में। और फिर इनकम टैक्स की अगर बात करें तो हर बिल के अंदर कम व बेश 10, 15, 20% जो है ये हम टैक्स की सूरत में कहते हैं कि आवाम टैक्स नहीं भरती, टैक्स कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। फिर FBR की एक मुहिम भी चल रही है कि तमाम ताजिर हजरात जो हैं वो टैक्स भरें। अरे ताजिर तो छोड़ो, यहाँ तो आम गरीब आदमी भी इनकम टैक्स दे रहा है। आप उनका बिजली का बिल तो देखें, उस बिजली के बिल में 10 से 15% तो वो टैक्स पे कर रहा है। शायद उसकी इनकम इतनी नहीं है सालाना अगर देखा जाए तो,
लेकिन वो टैक्स पे कर रहा होता है। तो टैक्स तो हम ले रहे हैं, इनडायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन FBR में रजिस्टर्ड होकर देना, यानी कि और मज़ीद अपने ऊपर तलवार लटकाना, ये कुछ समझ में ना आने वाली बात है। बहरहाल तो बिजली की कीमत में 9 रुपये का इजाफा अब होता हुआ नज़र आ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में इस बिजली की कीमत को कैसे आवाम भर पाएगी, कैसे आवाम जो है वो बर्दाश्त कर पाएगी। ये एक तो गर्मी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, उस पर अगर बिजली का बिल आना शुरू होगा तो आवाम का जो ज़ब्त है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया इसकी दे रहा है। तो रियासत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, सिर्फ आपने रिलीफ नहीं लेना, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो भी आप कर सकते हैं यकीन तौर पे हमें करना चाहिए। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना के दौरे पर थे और ग़ालिबन बस इन्हें आगे होंगे या आना ही चाहिए। आर्मी चीफ साहब इनके हमरा हैं, और चाइना का ये दौरा मुतवक्के था कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, और ख़ास तौर पे कारोबारी दोस्ती जिसे हम कहें, जिसे कहें कि पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट, और फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरे मामलात हैं उस पर मुझे उम्मीद है कि इस बार की जो वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब का जो विज़िट है चाइना का, वो फ्रूटफुल साबित होगा। और चाइना वो वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तान जब भी किसी भी तकलीफ़ में होता है उस पर चाइना ने हमेशा लब्बैक कहा है, और जिस तरह अरब ममालिक हमारा साथ देते रहे हैं, इस तरीके से चाइना भी हमारे साथ खड़ा होता है। चाइना के अपने स्टेक भी हैं। मैं फिर कहूँ कि ममालिक के दरमियान दोस्ती जो है वो मफादात की दोस्ती होती है। चाइना को पाकिस्तान में बेशुमार मफादात नज़र आ रहे हैं। सीपेक इसकी ज़िंदा मिसाल थी। चाइना को ऐसे बहुत सारे रूट्स दुनिया तक पहुँचने के लिए समुद्री, हवाई या ज़मीनी रास्ते चाहिए, तो पाकिस्तान उसके लिए बड़ा ही मावन मददगार साबित हो सकता था। ये तमाम चीज़ें सीपेक जो हैं वो बाहमी मफाद जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान का भी मफाद था और चाइना का भी मफाद था। तो अब इस मफाद को हम किस तरह से म्यूचुअलाइज़ कर सकते हैं, देखिए इस दौरे में शायद कुछ चीज़ें सामने आएंगी, और आगे आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है वो कुछ नए रास्ते खुलेंगे। जो कुछ रास्ते जो खुले थे वो बंद हुए हैं, उस पर भी कुछ थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दो चीज़ें जो है वो अदालतों से भी बयान कर लेते हैं, इसके बाद एक बड़े केस की तरफ चलते हैं। तो अहमद फराद शायर जो हैं उनके केस में कुछ पेशरफ्त हुई है, और मेरा ख्याल है कि वो मंजर आम पर भी आ गए। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुजफ्फराबाद में वो बरामद हुए हैं, और इसके बाद अदालत ने उन्हें पेशी का हुक्म भी दिया है, इन्हें पेश किया जाएगा। और इसके बाद इस केस को बड़े म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ, रियासत भी इसमें बड़ी परेशान नज़र आई थी। अदालती नुक्ताचीनी और अदालती जो है वो जो अदालती फ़ैसले थे उसके बाइस, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर भी कुछ हौसला अफजा पेशरफ्त, तो खुशगवार पेशरफ्त होगी, और अदालत, इदारे और रियासत जो है वो तमाम मिलकर इस केस को, और एक अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो यकीन तौर पर उसको मंजर आम पर आकर उसको जो भी इसकी जायज़ सज़ा मिलती है उसे देनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं किया यकीन तौर पर उन्हें बाजियाब भी होना चाहिए और उसे रिहा भी होना चाहिए। एक और बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू मैं इससे पहले करूँ कि अहमद फराज साहब के केस के बाद, जी हाँ, इमरान खान की जेल की तस्वीर आई हैं, कमरे की तस्वीर हैं, बहुत छोटा सा कमरा दिखाया गया है। मुझे नहीं पता कि क्या चाहते थे अरबाब इख्तियार इन तस्वीर को अदालत के सामने दिखाने के या पब्लिक करने के लिए। बदकिस्मती से इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। अगर वो ना ही दिखाते तो वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये अदालत का हुक्म था कि कहाँ रखा गया है बानी तहरीक को, तो अब उसकी कुछ तस्वीर सामने आई हैं। जो सेल दिखाया गया है वो को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोगों ने बड़ी हैरत का इजहार किया है कि साबिक वज़ीर आज़म को, और मैं कहूँगा कि शायद पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लीडर्स में, जो कि दुनिया में अपना एक भरपूर अंदाज़, अपना भरपूर पोर्टफोलियो और अपना कद रखते हैं, ऐसे किसी शख्स के साथ हमारा ये रवैया या हमारा ये ताल्लुक़ जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उनकी बहनों का कुछ जिक्र भी आया, उन्होंने कहा कि हम तो अपने भाई के साथ खड़े हैं। शायद अब मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया, अब हमें मिलकर, जिस तरह अदालत ने भी पिछली पेशी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की, कुछ लाइव स्ट्रीम मीडिया जो लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन जो
वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वीडियो कैमरे के ज़रिए इमरान खान को अदालत में पेशी का मौका मिला। उसमें भी कई जजेस को ये कहते हुए सुना गया कि इमरान खान को जो है वो आगे बढ़कर अब मुल्क की सियासत का हिस्सा बनने के लिए कुछ अपने अंदर कुछ लचक पैदा करनी होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि ये किस तरह से आगे पहुँचेगा, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत में कि किसी न किसी अंदाज़ में अब इस खेल को, इस महाज़ाराई को रुकना होगा, ख़त्म होना होगा। आगे आने वाले दिनों में किस अंदाज से मैं और आप देखेंगे, इसका भी हमें कुछ अंदाज़ा होना चाहिए। तो लेट्स सी अब क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, मैं और आप देखेंगे। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है और बड़ी खुशउस्लूबी की बात है कि आगे आने वाले दिनों में जो है मुआशरे में तब्दीली के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। हर कोई चाहे कि पाकिस्तान में अगर सियासतदान है तो वो सियासी रवादारी का मुजाहरा करे, और अगर किसी इदारे से है तो इदारे को, अपने इदारे की साख को मलूज़ खातिर रखते हुए बाकी तमाम इदारों की, बाकी तमाम लोगों की खिदमत और उनके वक़ार का जो है वो ख्याल रखना होगा। नाज़रीन इकराम, वक्फे का वक्त हो गया है और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आखिरी चंद लम्हों में कुछ और केसेस के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में अहम तरीन इस वक्त मैं कहूँगा कि सबसे गर्मा गर्म ख़बर जो है उस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के इस्लामाबाद की नशिस्तें फॉर्म 45 और 47 का जो झगड़ा मुल्क भर में जारी है इलेक्शन के सिलसिले में, 8 फरवरी के इलेक्शन के सिलसिले में, इसमें 3 बड़ी सीटें इस्लामाबाद की, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारने वाले उम्मीदवारों ने इसको चैलेंज किया था और फिर ट्रिब्यूनल बने। ट्रिब्यूनल में जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इसका बड़ा सख्त तरीन नोटिस लिया है और एक मौके पर ऐसा महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की इस जंग में शायद इस्लामाबाद की ये नशिस्तें PTI को वापस मिल जाएं और मुस्लिम लीग नवाज़ को गालिबन अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। और अब देखें क्या होता है। तो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है वो चैलेंज कर दिया है एक ही वक्त में तीनों जीतने वाले उम्मीदवारों ने, यानी कि जो कि बाकायदा तौर पर फॉर्म 47 के तहत जीते हैं, उन्होंने, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने इसको चैलेंज किया है और गुजारिश की है इलेक्शन कमीशन से। अब आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ जो है वो एक पार्टी है, यानी कि ये सारा जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो मसला है ये आगाज़ इलेक्शन कमीशन से हुआ, क्योंकि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का इजरा जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से होता है। इलेक्शन कमीशन ने काम करने से रोका और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अगर मैं अदालत की बात करूं तो बड़े उसमें पैचो खम आए और लेकिन बड़े सख्त तरीन रिमार्क्स भी उस अदालत की जानिब से दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और कहीं कोई शामिल हो रहा है, कहीं कौन शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा। कुछ जुर्माने भी आयद हुए, कुछ लोगों को इश्तिहारी भी करार दिया गया, मतलब जिसे कहते हैं कि एक बड़ा फ्रंट फुट पर आकर जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो इससे पहले यकीनी तौर पर कहा यह जाता है कि जो लॉ मिनिस्टर हैं, हमारे वज़ीर कानून हैं, उनके बड़े करीब तरीन जजेस में से समझे जाते थे। लेकिन आपने देखा कि जिन 6 जजेस ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहली मरतबा जुडिशल कमीशन को जो ख़त लिखा था उसमें भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हिस्सा थे। तो जो एक जुडिशल एक्टिविज़म नज़र आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो बदस्तूर आता हुआ नज़र आ रहा है और जिसकी की बुनियाद पर इस ट्रिब्यूनल ने बड़े सख्त तरीन फैसले, रिमार्क्स और सज़ाएँ और अपनी नोटिंग्स करवाई हैं। तो अब ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लेट्स सी इसकी पोजीशन क्या रहेगी आगे आने वाले दिनों में। मैं और आप सब इस पर निगाहें जमाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने काम करने से रोका है और गालिबन अब इस ट्रिब्यूनल के बारे में फ़ैसला होने जा रहा है
ये आगे इन केसेस की सुनवाई करेगा या नहीं, और नहीं तो फिर क्या होगा। फिर के लिए पहले से तैयारी हो चुकी है। आप और हम समझ सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसमें इन ट्रिब्यूनल्स में ये एक अलग झगड़ा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ट्रिब्यूनल्स के लिए एक इजाज़त मांगी थी। एक सुप्रीम इजाज़त से मुराद मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपने नाम भेजे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि इनकी अपॉइंटमेंट हो जाए और इन ट्रिब्यूनल्स की तादाद को बढ़ाया जा सके। कुछ 8 या 10 जजेस जो है वो और ऐड करने थे, इलेक्शन कमीशन को कहा गया, क्योंकि ये पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन आखिरी दिनों तक भी ये जजेस को नॉमिनेट नहीं किया गया, और अब एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम हाजिर सर्विस जजेस के साथ साथ रिटायर्ड जजेस को भी इस ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाया जा सकता है, जो कि अब तक नहीं था। तो इसको अब यकीनी तौर पर चैलेंज भी कर दिया गया है कि ये जो अदालती गुत्थियाँ हैं, इसे अदालत ही समझ सकती है कि इसके क्या रेप्लिकास होंगे, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगी। लेकिन बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये मामलात बड़ी मुश्किल से और आगे बढ़ना इनका ज़रा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी, अदालती मुआश में मेरे कहना है कि कुछ ज़्यादा ज़बान अंदाज़ी जो है वो आपको भी मुश्किलात का शिकार कर सकती है। तो सिर्फ यहीं तक मैं रुकने की कोशिश करता हूँ, और एक और ख़बर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट से पेश करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो खाली जजेस की नशिस्तें थीं उसको पुर करने के लिए 3 जजेस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में लाने का इंदिया दे दिया गया है जुडिशल कमीशन की जानिब से। और जुडिशल कमीशन में जो फैसला किया है उसके तहत मलिक शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जो समझता हूँ जो फैसला जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुमकिन तरीन था, और ये नज़र आ रहा था कि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट से हर सूरत में आगे ले जाना है। क्यों ले जाना है, इसके पीछे एक और अलग साइंस है। लेकिन बहरहाल, एक तो मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, बड़े ही एग्रेसिव चीफ जस्टिस हैं। और यही मैंने जो गुज़िश्ता ख़बर में बताया आपको कि ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने के लिए, जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए जो नाम दिए गए थे, मलिक शहजाद साहब उस पर बड़े बज़िद थे। लेकिन अब क्या होगा, वी डोंट नो। तो वो अब सुपरसीड कर गए हैं और वो अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के, इनको भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। और ये एक बड़ी अहम तरीन सिचुएशन है, जहाँ पर मेरा ख्याल है कि मैंने भी ये खबरें सुनी थी और आपने भी सुनी होगी कि अदालत में सीनियरिटी को बेस बनाया जाए। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का माजी में ये कहना था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि चौथे नंबर पर, सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं जस्टिस शाहिद बिलाल, और उन्हें जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। और तीसरे जज जो हैं वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब जो हैं, इन्हें भी हाई कोर्ट में तरक्की दे दी गई है। तो ये 3 जजेस अब हाई कोर्ट के उस फुल बेंच आगे आने वाले जजेस की तरह अपने केसेस को सुनेंगे। जुडिशल कमीशन के जो 9 मेंबर होते हैं, जो कि इन जजेस को इन जजों को प्रोसीड करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, उसमें पाकिस्तान बार के नुमाइंदे शामिल होते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं, उसमें वज़ीर क़ानून इसका हिस्सा होते हैं, जजेस होते हैं और सीनियर जजेस होते हैं। एक जो है वो रिटायर्ड जजेस में शामिल होते हैं, और 4 या 5 जजेस जो हैं वो मौजूदा करंट जजेस होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। बड़ी हैरत की बात है, आप और हम अगर मैं समझने की थोड़ी सी कोशिश करूं, मैं जो सुन रहा था, जो कोर्ट की कार्रवाई जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स करते हैं, उसमें मुझे ये पता चला कि ख़ास तौर पे मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो हैं, इनके बारे में 4 जजेस जो हैं, जिनमें रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को छोड़ के, वो इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि हमें 9 में से 4 और जजेस यानी कि जिनका काम है, उन सब का कहना ये था कि मलिक शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट में ही रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। और इनकी ये परफॉर्मेंस बता रही है कि अवाम की तशव्वी भी हो रही है, और कुछ थोड़ा सा अवामी अदालती सतह पर कुछ अच्छे रिमार्क्स भी आ रहे हैं। अदालत का वक़ार जो है वो बेहतर होता चला जा रहा है। इमेज बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना किसी भी अदालत की, ये बड़ी ज़रूरी होती है, उस पर बड़ा मावनी मददगार साबित हो रहे हैं जस्टिस मलिक शहजाद साहब की ये एक्टिविटीज़ जो हैं। और तो इसीलिए इन 4 जजेस का, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं और बाकी हाजिर सर्विस जजेस हैं, उनका कहना था कि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट में ही रहने दिया जाना चाहिए, यानी कि 9 में से 4। लेकिन क्योंकि अक्सरती हुक्म जो है वो सादिर किया जाता है, और यही एक फ़ैसले की
रूह भी होती है कहीं ना कहीं। तो ये बड़ा अहम साबित हुआ और 5 वोट से जो है ये फैसला मुमकिन ना हो सका और मलिक शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाना पड़ा। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी इसी हक में थे और दीगर तमाम जो मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान बार अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर लॉ और यकीनी तौर पर एक जो और भी इनके मेंबर होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ मिलकर 5-4 से ये फैसला हुआ कि यही 3 जजेस जो हैं वो अब हिस्सा बनेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी कई केसेस जारी हैं और अदालतों का काम ये है कि इंसाफ सस्ता तो हो लेकिन होता हुआ नज़र भी आए। तो आगे आने वाले दिनों में अदालत में और इंसाफ में कितना होता हुआ नज़र आएगा मैं और आप देखेंगे। इस वक्त इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन कराम, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।